नमस्कार। लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग धीरे धीरे जोर पकड़ रही है और इस माह फर्स्ट पेज का मतदान होना है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैनिफेस्टो आ गया है, जिसको पार्टी ने न्याय पत्र का नाम दिया है। चुनावी मैनिफेस्टो के जरिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कुछ गारंटीज का ऐलान किया। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो चुनावी घोषणा पत्र में कही गई सभी बातों को पूरा किया जाएगा, सभी वायदों को पूरा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र आना बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी चुनावी जनसभाओं में मोदी गारंटी के जरिए भारतीय जनता पार्टी और अपने कमिटमेंट को दोहरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ से 2047 तक का रोड मैप जनता के सामने रखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, सत्ता में आने के बाद भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में कोशिश की जाएगी। नरेंद्र मोदी का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र या न्याय पत्र जारी हुआ है, उस पर कहीं न कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के इन आरोपों को इस तरह के गंभीर, हम कह सकते हैं कि आरोपों को लेकर काफी उत्तेजित है, काफी नाराज है। कांग्रेस पार्टी इतिहास को याद दिलाते हुए ये दावा कर रही है कि जिस समय देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय जनसंघ, हिंदू महासभा जैसे संगठन, आरएसएस परोक्ष रूप से मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजों का साथ दे रहे। कांग्रेस पार्टी का ये भी आरोप है कि आजादी के आंदोलन में जनसंघ और हिंदू महासभा के लोगों ने देश के आंदोलनकारियों के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया, मुस्लिम लीग का साथ दिया। इसलिए अगर प्रधानमंत्री का आरोप कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो के बारे में देखा जाए तो वह सही नहीं है, वो कहीं से पॉलिटिकली एक ऑनेस्ट कमेंट नहीं है, एक रिएक्शन नहीं है। इसी बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तभी से लगातार ये कोशिश हो रही थी कि देश में एनजीओ कल्चर को समाप्त, एनजीओ की आड़ में जो विदेशी फंडिंग हो रही है, जो विदेशी फंड लिया जा रहा है और उस फंड का इस्तेमाल देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ नैरेटिव तैयार करने में होता रहा है। ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी का, संघ परिवार का, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख चुनावी एजेंडे रहे, चाहे वो धारा 370 हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, नागरिकता का कानून हो, उसी तरह से एनजीओ फंडिंग का भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जब भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार सत्ता से दूर रहे तब से। तो इसलिए सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में सक्रिय उन सभी एनजीओज का ऑडिट कराना शुरू किया, उन एनजीओज का अकाउंट चेक करना शुरू किया जिनको की विदेशी फंडिंग आ रही थी, जो लोग की उस विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए कर रहे थे। और इस तरह से धीरे धीरे लगभग 9-9.5 साल के दौरान 7,000 से अधिक ऐसे एनजीओज आइडेंटिफाई किए गए, उनका अकाउंट फ्रीज किया गया, उनकी फॉरेन फंडिंग रोकी गई, जिनका की ट्रांजैक्शन कहीं न कहीं संदिग्ध था, देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी का एक षड्यंत्र। अब इसको लेके जो एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, खासतौर से जो वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनजीओज की फंडिंग रोकवाने से लेके उनका अकाउंट सीज करने के मामले में
सेलेक्टिव कार्रवाई कर रही है। बीजेपी संघ परिवार से जुड़े एनजीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जो एनजीओ बीजेपी और संघ परिवार से एफिलिएटेड नहीं है उनका अकाउंट सीज किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई लगाकर जांच कराई जा रही है। ऐसे एनजीओ के चलाने वालों का कहना है कि मौजूदा सरकार लेवल प्लेइंग फील्ड का जो सिद्धांत है उसके खिलाफ काम कर रही है। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी संघ परिवार से जुड़े हुए एनजीओ की तादाद ऐसे एनजीओ की तुलना में कई गुना ज्यादा है जिनके अकाउंट सीज किए गए हैं, फ्रीज किए गए। उनका यह भी आरोप है कि बीजेपी और संघ परिवार से जुड़े हुए एनजीओ को भी फॉरेन फंडिंग आती रही है, उनको फॉरेन अनुदान मिलता रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार ऐसे एनजीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो इस तरह से जो बीजेपी से जुड़े हुए एनजीओ नहीं है, जो संघ परिवार से जुड़े हुए एनजीओ नहीं है, सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं को बंद कराने की कोशिश हो। वास्तव में एनजीओ को लेके यूपीए की सरकार में भी एक बार बेचैनी पैदा हुई थी जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की आड़ में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सरीखे लोग तत्कालीन सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। उस समय के गृह मंत्री ने भी एक जांच करा के दस्तावेज तैयार किया था और उस दस्तावेज के जरिए ये पुख्ता सबूत मिले थे कि इस तरह के एनजीओ चलाने वाले लोग सरकारों को डिस्टेबलाइज करते हैं, सत्तारूढ़ दल को बदनाम करते हैं। लेकिन उस समय पॉलिटिकल विल की कमी के चलते तत्कालीन सरकार या यूं कहें कि मनमोहन सिंह की सरकार ऐसे एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे हट गई। नतीजा यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों का राजनीति में उदय हुआ। एनजीओ के ही ताकत के दम पर उन लोगों ने यूपीए की 10 साल की सरकार को सत्ता से बेदखल किया और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में उस एनजीओ की फंडिंग का बहुत बड़ा योगदान था। एनजीओ की जो कैंपेनिंग रही है, जो एक तरह से हम कहें कि परसेप्शन बिगाड़ने की स्ट्रेटजी रही है, उसके शिकार नरेंद्र मोदी भी रह चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब लगातार उनके खिलाफ दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय एनजीओज ने अभियान चला रखा था। उनको मानवता का विरोधी, सरकार में मनमाने तरीके से काम करने वाले एक नेता की छवि बना रखी थी। तो इसलिए जब नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता मिली तो उनका अनुभव, मैं कह सकता हूं कि एक तरह से परसेप्शन इस तरह की एनजीओ के खिलाफ डे वन से बहुत खराब था। इसलिए उन्होंने पूरे 9-9.5 साल में ऐसे सभी एनजीओ का अकाउंट ऑडिट करा के और उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की, जो लोग की समय समय पर सत्तारूढ़ दलों को, सरकारों को ब्लैकमेल करते रहे, फॉरेन फंडिंग के दम पर पब्लिक ओपिनियन बनाते रहे हैं और सरकारों की छवि धूमिल करते रहे। तो इसलिए बीजेपी बहुत ही डिटरमिन्ड है। बीजेपी की सरकार बहुत ही कन्विक्शन के साथ, मोदी की सरकार बहुत ही कन्विक्शन के साथ इस तरह के एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई करती रही है और पिछले 9-9.5 साल के दौरान 7,000 से ऊपर एनजीओ के अकाउंट या तो फ्रीज किए गए हैं, अन्य तो उनकी फॉरेन फंडिंग रोकी गई है। शायद यही कारण है कि इस चुनाव में बाकी मुद्दों के अलावा एनजीओ की फंडिंग और एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का भी एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा, महंगाई के अलावा, बेरोजगारी के अलावा, देश पर बढ़ कर्ज के अलावा तमाम ऐसे और मुद्दे हैं जो कि इस चुनाव में प्रमुखता से उठ रहे हैं और सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं।